बच्चों 26 जो है वो हमने कर लिया था, है ना। अच्छा 27 से शुरू करें। विच वन ऑफ फॉलोइंग राइटवर्ड शिफ्टिंग इन मार्केट डिमांड का, इनमें से कौन सा जो राइटवर्ड डिमांड को शिफ्ट करेगा? जी देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे ही सप्लाई का फैक्टर है, डिमांड का है ही नहीं। किसका बच्चों, किसका है ये इनडायरेक्ट? याद है मैंने आपको कहा था शुरू में ही, याद कर लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई को इफेक्ट करते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड को इफेक्ट करते हैं। भाई आज आप पीछे क्यों बैठ गए? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, तो बात ये हो गई कि ये सप्लाई का फैक्टर है, चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या हाल है? याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। और हमने मिसाल ली थी कि हम पब्लिशर हैं, किताब छाप रहे हैं, और जब सेल्स टैक्स लगा तो स्याही भी महंगी हो गई, इंक भी महंगी हो गई, पेपर भी महंगा हो गया, तो किताब की कॉस्ट बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो हमने कहा भाई अगर इस प्राइस पे तो किताब छापनी तो हम कारोबार नहीं कर सकते, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये तो सप्लाई का फैक्टर है, इसलिए इसको तो काट ही देना चाहिए ना। तो मसला ये, डिमांड राइटवर्ड कैसे जाएगी? अगर प्राइस चेंज होगी फिर तो उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे, तो इसे भी काट देना चाहिए, उसको तो कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम बात करें चेंज इन डिमांड की, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मामला क्या है? चेंज इन सब्सिडीज, सब्सिडीज का ताल्लुक किसके साथ है? उसका भी सप्लाई के साथ ताल्लुक है, टैक्सेस और सब्सिडीज, याद है ना आपको। और सिर्फ एक ही रह गया क्या? कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड में इजाफा हो जाएगा, राइट जी। अच्छा बच्चे, राइज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल बाय मोटरिस्ट लाइक टू फॉलो अ राइज इन द प्राइस ऑफ, क्या हाल है बस पे? असल में होगा ये कि जब पेट्रोल महंगा होगा ना बच्चों, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि लोग गाड़ी से जान छुड़ाएंगे, जो गाड़ी की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, गाड़ी की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। ये तो यकीन करें, मेरा अपना बड़ा दिल चाहता है कि यार ये गाड़ी जो है ना इसको घर रख दे और मोटरसाइकिल पे आ जाया करे, बड़ी कॉस्ट बचती है। लेकिन मसला पता है क्या है, आज लोग हो गए बड़े, मतलब कि मटीरियलिस्टिक हो गए हैं लोग। लोग ये कहते हैं कि यार ये टीचर है, इसके इल्म ने इसे क्या दिया? अगर ये खुद मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो इसके इल्म ने तो इसे कुछ नहीं दिया, तो ये हमें क्या सिखाएगा? यानी हमारे इल्म का हमारे लिए मुफीद होना साबित करना पड़ेगा अगर हमें उस्ताद बनना है, क्योंकि जमाना बदल गया। मैं एक मिसाल देता हूँ, कोर्स से हटके। मैंने एक बच्चे से कहा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से बड़े मसाइल हल हो जाते। तो मुझे कहने लगा अगर नमाज पढ़ने से मसाइल हल होते तो मौलवी साइकिल पे ना आता। समझ आई बात की? यानी यहां तो मैं तो इंसान हूं, तो अल्लाह को भी अदालत में खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, कि अल्लाह भी साबित करे कि अगर नमाज से फायदा होता है तो पहले मौलवी रोल्स रॉयस पे आए। हाँ, उसको हम देखेंगे, हाँ जी मौलवी साहब रोल्स रॉयस पे आए हैं तो फिर मैं नमाज पढ़ूंगा। ये नहीं, ये है। अब मैं एक नमाज की बात कर रहा हूँ, अब तालीम की बात हो तो फिर तो उक्का ही काम खत्म हो जाएगा। हाँ, टीचर बेचारा अगर सही गाड़ी पे नहीं आया तो बोला कहना भाई नु आंदे कुछ नहीं, क्या हाल, दुनिया बदल गई ना जी। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, ए राइज इन डिमांड बार फॉर पेट्रोल बाय मोटर इज लाइक टू फॉलो अ राइज इन, तो सीधी बात है कि इससे बस फेयर बढ़ेंगे, क्योंकि सारे लोग बस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से गाड़ी अफोर्डेबल नहीं रहेगी, महंगी हो जाएगी। ठीक है, स्टील इंडिपेंडेंट गुड है, इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। क्या हाल है बच्चों? और मोटर व्हीकल टैक्स, ये भी अलग चीज है। असल मसला ये है कि दबाव पड़ेगा, लोग बसों पे ज्यादा ट्रेवल करेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी जो निकालनी है तो बस पे चले जाते हैं। ठीक है ना जी। जैसे मैं आप बताता हूँ, जितने लोगों के घर जो पड़ते हैं ना ऑरेंज ट्रेन के रास्ते में, और ऑफिस भी पड़ता है, और मेट्रो बस के रास्ते, वो गाड़ी नहीं निकालते। वो कहते हैं भाई सीधा जाके खड़े होंगे बस स्टॉप, और वहां से आराम से हम जो है वो, हाँ इनको उड़ा दो कोई मसला नहीं, बस परफेक्ट कर दे। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अब बताइए
डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ड्राइव डिमांड। अच्छा, आप इसको ड्राइव डिमांड क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या लॉजिक बताई जी, ड्राइव डिमांड किसे कहते हैं? जो चीज वो बनाता है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी ना। इसलिए जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी की डिमांड डायरेक्ट नहीं होती। हर एक की डिमांड उस इंडस्ट्री से व्यवस्था है जिसमें वो काम करता है। जब उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लीमेंट टू कार? आईफोन कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात, द डिमांड फॉर फैशन गुड इज नॉट इफेक्टेड बाय, क्या हाल है बच्चों? प्राइस ऑफ गुड से ये इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये फैशन गुड है ना। तो फैशन गुड की कीमत कौन देखता है? कोई चीज फैशन में आ जाए तो लोग कीमत की परवाह करते हैं उसकी। ये वही बात है ना, एक्सेप्शन है। इस पे कीमत का कोई असर नहीं होता। आप कहें जी फैशन गुड सस्ती होंगी तो बिकेंगी, नहीं, फैशन गुड महंगी भी होंगी तो बिकेंगे, क्योंकि उन्हें खरीदा किस लिए जा रहा है? फैशन की वजह से। लिहाजा प्राइस का ताल्लुक नहीं, इनकम ऑफ कंज्यूमर का ताल्लुक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है, एज फैक्टर भी हो सकता है। तो यंग लोग ज्यादा फैशन करते हैं और बुजुर्ग लोग फैशन, जेंडर भी मैटर करता है, लड़कियां ज्यादा फैशन करती हैं, लड़के कम फैशन करते हैं, तो ये भी चीज है। तो लिहाजा बाकी सारे हो सकते हैं, प्राइस के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस का ताल्लुक इसलिए भी नहीं होगा कि फैशन जो है वो प्राइस प्राइम फैक्टर नहीं ना है, प्राइम फैक्टर नहीं है। और प्राइस हमेशा क्या होती है ऐसी केस में? कांस्टेंट होती है। चीज फैशनेबल होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम का ताल्लुक हो सकता है, एज का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन प्राइस इसमें क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा बच्चों, if the price of tea falls, which one of the following is outcome? तो राइज हो जाएगी किसकी? कॉफी की प्राइस में। क्यों जी? क्या हाल है? ना ना ना, अगर प्राइस फॉल करेगी चाय की तो लोग कॉफी कम खरीदेंगे। तो फॉल इन द डिमांड ऑफ कॉफी होगा। चाय सस्ती हुई है नहीं यार, महंगी नहीं हुई, सस्ती हुई है। तो लिहाजा लोग क्या करेंगे? ये सीन कैसे छुप गया यार किताब में? ऐसी में क्या कर सकते हैं? अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि कॉफी की कीमत चेंज नहीं हुई और चाय सस्ती हो गई है। चाय के सस्ता होने से चाय की डिमांड में इजाफा हो गया। अब जो चाय पी रहा है कॉफी तो नहीं पिएगा, तो कॉफी की डिमांड में क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है। और देखिए इसका उस पर असर क्या हुआ है, इसकी प्राइस का उसके ऊपर सेम। सेम का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। तो वैसे भी चाय और कॉफी एक दूसरे का क्या है? मुश्किल बात तो नहीं कोई, बात समझ आती है? चलो ठीक होगी बात। कहते हैं गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बच्चों? इंफीरियर गुड। क्यों? कि देखिए असूली तौर पे किसी भी चीज की इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड क्या, अगर यहाँ प्राइस की जाए क्या लिखी हो? इनकम लिखी हो, तो जितना को बंदा अमीर होगा वो उतनी उस चीज को ज्यादा खरीदेगा। लेकिन शर्त ये कि वो चीज क्या होनी चाहिए? नॉर्मल। क्या होनी चाहिए? नॉर्मल गुड होनी चाहिए। इस तरफ इनकम है, प्राइस नहीं याद है। लेकिन जब इंफीरियर गुड की बात आएगी ये डिमांड कर्व इस तरह का हो जाएगा। जैसे जैसे चीज सस्ती होगी, जैसे जैसे चीज सस्ती होगी, बजाय इसके कि वो ज्यादा खरीदी जाए, क्या होगा? कम खरीदी जाएगी। यानी आमदनी बढ़ती जाएगी और खरीदारी उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? अमीर होने पर टोटा चावल नहीं कोई खाएगा। राइट जी। अमीर होने पर वो नॉर्मल गुड खरीदेगा, इंफीरियर गुड नहीं खरीदेगा। राइट जी। ये डायग्राम बनी हुई है कि इनकम के एतबार से डिमांड कब नॉर्मल गुड के लिए क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप, अगर इस तरफ इनकम हो, प्राइस ना हो। ठीक है। और प्राइस के लिए क्या होता है? नेगेटिव स्लोप। याद रहेगा। अच्छा बच्चों, द पार्ट ऑफ आउटपुट विच नॉट इफेक्टेड टू सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड स्टॉक। कि वो चीज जो मार्केट में है ही नहीं, जाहिर है इफेक्ट नहीं करेगी। क्या हाल है बच्चों? सही कह रहा हूं? तो स्टॉक वो चीज है जो कि सप्लाई में रोल प्ले नहीं करती। हमारा ताल्लुक इसके साथ होता है जहां हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज फंक्शन ऑफ
प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, राइट जी। अच्छा बच्चों, अगला क्या आ गया, सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड इज ऑलवेज वर्टिकल। ये तो आपने टमाटर वाले केस में देख ही लिया था। अच्छा जी, और सप्लाई कहता है फॉलोइंग विल कॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर्व। अच्छा जी, लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होगा? जी, प्राइस के चेंज होने से शिफ्ट नहीं होता, इसको तो छोड़ ही देते हैं। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने का ताल्लुक सप्लाई के साथ है, ठीक है जी। लेकिन इसके इम्प्रूव होने से क्या होता है, राइट वर्ड जाते हैं। हमें क्या चाहिए, लेफ्ट वर्ड, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस इसका ताल्लुक डिमांड के साथ है, इसे भी छोड़ देते हैं, है ना। डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनकम पे जो टैक्स लगता है उसका ताल्लुक डिमांड के साथ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और कॉस्ट के ज्यादा होने से सप्लाई कम हो जाएगी, और आप लेफ्ट, राइट जी। तो डी इज द ऑप्शन। अच्छा जी, चलिए, ये लिखा भी हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन सप्लाई कम कर दी जाएगी, और आप लेफ्ट पर इसको मूव कर देंगे। अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी बोथ इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी सेम प्रपोर्शन में चेंज की जाए तो इस पर कोई असर नहीं आएगा। एक सप्लाई को राइटवर्ड खींचेगा, क्या चीज, शाबाश, सब्सिडीज, और टैक्सेस उसको लेफ्ट खींचेंगे। और अगर दोनों की ताकत सेम है तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, राइट बच्चों। एक लेफ्ट खींच रहा है, एक राइट खींच रहा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द, मैक्सिमम प्राइस बिलो होती है, बिल्कुल होती है। नतीजा क्या होगा, ठीक है, कि जब प्राइस बिलो रखी जाएगी इक्विलिब्रियम से, तो यहाँ क्या पैदा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेज रेट बियॉन्ड द, अच्छा आप याद रखिए, ये कौन सी मार्केट आ गई, ये लेबर मार्केट की बात आ गई। लेबर मार्केट में क्या है जी, कि ये इधर आ जाएगी, जहां प्राइस हम आ जाएंगी वेजेस, और इस तरफ आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ लेबर, और ये हो गया डिमांड फॉर लेबर, और ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर। गवर्नमेंट ने इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस की बजाय क्या किया, इसकी एक मिनिमम वेज सेट कर दिया, मिनिमम प्राइस की बजाय मिनिमम वेज। भाई इससे कम अगर कोई मजदूर को हायर करेगा तो उसके घर का खर्चा नहीं चलेगा। जैसे आजकल 38,000 पे फिक्स कर दी है मिनिमम वेज, तो इक्विलिब्रियम पे कितनी थी, इक्विलिब्रियम ज्यादा 25,000 होगी, तो हुकूमत ने 38,000 कर दिया। अब ये उससे ऊपर चलेगी, इसका नतीजा क्या होगा बच्चों, सरप्लस होगा। सरप्लस लेबर को हम अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, और क्लासिकल्स कहते हैं यही चीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करती है, क्योंकि आप वेजेस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि वर्कर अफोर्ड नहीं होता फैक्ट्रियों से, वो वर्कर हायर नहीं करते, और जितना वर्कर फिर हायर नहीं होता वो क्या होता है, सरप्लस लेबर। सरप्लस लेबर को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। सही हो गया बच्चों, क्या हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना ये, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही तो कहलाएगी ये, सरप्लस भी है। और साथ इससे क्या होगा, लेबर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ना, कि लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो फिर डी ही ले लेते। क्या हाल है, ऐसे ही है। चलिए, द ऑसिलिएशन इन द कोवेब विल डिके टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ऐसी ऑसिलिएशन जिसमें के जो कोवेब साइकिल है वो इक्विलिब्रियम के करीब होता चला जा रहा है। क्या होगा बच्चों, इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के केस में क्या होती है सप्लाई, इन इलास्टिक, देख के बता दो, है फिर याद कर लेना, पक्की बात है, सब बच्चे मानते हैं। चलिए, फॉर प्राइस स्टेबिलिटी बफर स्टॉक प्राइस कैन बी यूज बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर गुड होती हैं, प्राइमरी गुड होती हैं, और ये पेरिशेबल भी हो सकती हैं। अच्छा बच्चों, द डायग्राम शोज दैट द डिमांड कर्व फॉर गुड्स ई
could cause a movement from point A to point B। क्या कहेंगे बच्चों? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप मूव करेंगे, उसको क्या कहेंगे? जी, प्रोडक्ट जी है तो उसकी प्राइस में चेंज आया ना। क्या हाल है? सीजन तो नहीं हो सकता। क्या हाल है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अभी नहीं हो सकता और सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए से बी है। ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और ये जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो प्राइस चेंज होती है, और अदर फैक्टर हो तो प्राइस। सही है जी, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है? अच्छा बच्चों, 43 कहता है द डायग्राम रिप्रेजेंट द मार्केट फॉर अ गुड X, which of the following could cause an increase in the price from P1 to P2? बच्चों डायग्राम है यहाँ की आपकी किताब में? अच्छा, तकरीबन इस तरह की डायग्राम है। देखो, प्राइस कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, सही है। सॉरी, सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ जा रहा है। नतीजा क्या होगा बच्चों? लेफ्टवर्ड जाएगा। शाबाश। तो क्या रीजन हो सकती है? लेफ्टवर्ड जाने के बजाय वेज में इजाफा हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में राइज हो सकता है, ठीक है। राइज इन द रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तीनों इसकी वजह बन सकते हैं, लिहाजा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। सही है जी। अच्छा जी, 44 क्वेश्चन है जी। क्या? शाबाश। सप्लाई कर्व ऑफ अ डैशबोर्ड इज ऑलवेज वर्टिकल, पेरिशेबल गुड आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई चेंजेस इन प्राइस गुड डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द डिमांड। सही है बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। तो पता लग गया जी सवाल कैसे आएंगे पेपर में। संभाल लेंगे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, मान लेते हैं यार। तो टेस्ट किस दिन रख लें? कल टेस्ट रखा हुआ है, मैंने कल बता दिया था। एक टॉपिक है, इतनी दफा पढ़ा चुका हूँ, टेस्ट भी करा दिया, एक्सरसाइज भी करा दिया, कल करके इसको फारिग करें। मंडे को तो नया टॉपिक ले, बल्कि डन इट। क्या यार करेंगे आप भाई? बात ये है यार, एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको, आपने पढ़ लिया, सारा कुछ आपको आता है, फिर मंडे को क्यों डालना है? आपने खुद ही तो सॉल्व किया है आधे से ज्यादा, तो इसको खत्म करते हैं यार। इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है? मंडे को इंतजार करें, पहले भूले फिर याद करें। अभी याद है, कल टेस्ट देते। क्या हाल है? और वही चीज याद हो तो उसका टेस्ट देके उसे फारिग करते हैं। आपको आता है माशाल्लाह, सारा आपने किया है। मोस्टली बच्चों ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो आपकी बात सुन के बस देख लेता सही बताया कि नहीं बताया। क्या हाल है? तो जब बच्चे कर सकते हैं तो कल भी कर ही लेंगे। क्या हाल है? टेंशन ना पाला करो किसी चीज की। अच्छा बच्चों, तो कल ले लेंगे हम इसका टेस्ट। कल दिन भी जुम्मे का है, और फिर मंडे को जरा टॉपिक आज नया स्टार्ट किया होगा, जरा सही तरह से पढ़ेंगे मंडे को। ताजा दिन, सैटरडे ऑफ होगा ना? है ऑफ? मेरा ख्याल है ऑफ होगा, गालिब गुमान यही है कि ऑफ होगा। किसी ने कहा तो नहीं कल वर्किंग डे? बस मेरा ख्याल है ऑफ ही होगा। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहली बात, ये क्यों पढ़े इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कहता भाई बात ये है, आपको ना इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया है। कहता जी इस चैप्टर में हमने आपको ये पढ़ाया है कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि भाई जब प्राइस बढ़ेगी ना तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस कम हुई तो डिमांड, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये अभी तक हमें नहीं पता। यानी सवाल अगर को पूछ ले हाउ मच, तो एक बड़ा मसला हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों? सवाल ये हाउ मच कंसर्न है। यस कंसर्न है। क्यों? अगर आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और वहां पे कैश फ्लो में कमी आ गई है, कैश फ्लो में कोई डेफिशिएंसी है, कोई डायरेक्टर ने राय दे दी कि यार कीमत कम करके ना फला फला प्रोडक्ट की कीमत कम करते हैं, सेल बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू अच्छा हो जाएगा, कैश फ्लो का मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा हाँ यार बड़ी अच्छी बात है, आपने कीमत कम कर दी,
लेकिन थोड़ा सा सेल बढ़ी, थोड़ा सा कैश बढ़ा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी कम करनी चाहिए, तो क्या होगा, लोन फिर लेना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर आपको क्या करेंगे एजीएम में, वो टेक्निकल शेयर होल्डर होगा, बोलेगा यार अच्छे बेवकूफ आदमी हो, कीमत भी कम की, मसला भी हल नहीं हुआ, और ऊपर से फिर तुम्हें लोन भी लेना पड़ा, तो लोन ही ले लेते या प्राइस ज्यादा कम करते। तनकीद होगी नहीं होगी? लिहाजा हमें एस्टिमेट होना चाहिए कितनी कीमत कम करने पे कितनी सेल बढ़ेगी, कितना रेवेन्यू आएगा, क्या कैश फ्लो का मसला हल होगा या नहीं होगा। इसके बारे साहब ने कीमत कम की, सेल बहुत बढ़ गई, अब कैश फ्लो क्या आ गया, बहुत ज्यादा। अब शेयर होल्डर फिर रगड़ेगा, क्यों, वो कहेगा भाई इतना पैसा फालतू जमा करके तुमने कौन सा तीर मार दिया, इसको कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लगाते, कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करते, यानी पैसा ज्यादा होना मसला है, कम होना भी मसला। तो लिहाजा एस्टिमेट ही कर लिया जाए कि कितनी कीमत चेंज होने पर कितना रेवेन्यू बदलेगा, कितनी सेल बदलेगी, ये बहुत जरूरी बात। लिहाजा कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन हमें कहीं भी ये नहीं पता चलता कि कितनी प्राइस चेंज करने पर डिमांड में कितना असर पड़ेगा। कहता है नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ मच ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इस मकसद के लिए ये चैप्टर बनाया गया। ठीक है जी, क्या आपको अंदाजा हो जाए एग्जैक्टली कि यार कितनी प्राइस चेंज करने पे कितनी डिमांड चेंज होगी। तो अभी हम लास्ट में डिमांड पढ़े, लास्ट में सप्लाई भी पढ़नी, इसके अंदर चैप्टर का नाम है लास्ट में डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, तो सबसे पहले बात समझ आइए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टिट्यूड की तरफ जाना चाहते हैं कि ये तो पता प्राइस कम करने डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, कितनी कम होगी। अच्छा, कहता है मैं आपको इसके अंदर ना डिमांड के हवाले से 3 तरह की वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। बुक वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। चल, वो कहते हैं एक पढ़ाऊंगा क्या आपको, जहां पे हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन मैं इनकम वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। क्यों, कि मैं कहूंगा डिमांड इज फंक्शन ऑफ इनकम, और मैं आपको क्रॉस वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। क्यों, मैं कहूंगा डिमांड ऑफ ए इज फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ बी। राइट जी। तो जो जब आप उसी प्रोडक्ट की अपनी कीमत से उसे मेजर करेंगे तो वो होगी क्या, प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड। और जब प्राइस की बजाय वेरिएबल इनकम होगा तो क्या कहलाएगी, इनकम वेलोसिटी डिमांड। और जब प्राइस अपनी नहीं किसी और प्रोडक्ट की होगी, क्रॉस वर्ड। ये तीनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, हाँ देखो कितने जीनियस बच्चे भी हेडिंग सामने रखे हैं, पहले ही बताते हैं अगला कौन सा पढ़ेंगे, समझदार बच्चे। क्या हाल है बच्चों, यहीं से पता लगा बच्चे जीनियस है। अच्छा बच्चों, अब बात ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कहता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। तो चाहे तो ये मान लो ये रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के चेंज को, या डेफिनेशन इसे मान लेते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है क्या जी, elasticity of demand is percentage change in demand by percentage change in price, right जी। other things remain the same, एक percentage change demand में इसकी वजह से percentage change in price की वजह से, right जी। अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि ये बात क्लियर होगी, हमने प्राइस वेलोसिटी पढ़नी है, इनकम वेलोसिटी पढ़नी है, क्रॉस वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे क्या, प्राइस वेलोसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई पे थोड़ा काम करेंगे, डिमांड पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, पिछले चैप्टर में भी ऐसे ही हुआ। वजह, हमें रवैया समझना है बायर का,
क्योंकि हमने चीजें बाहर के आगे बेचनी है। अपना रवैया तो हमें खुद आता ही है, हम तो सेलर होंगे ना भाई, सारे खेल में हम सेलर होंगे। रवैया किसका समझना है, राइट जी। तो इसलिए बाहर के एंगल से बात करते हैं ना। क्या हाल है आपका? चलिए, तो अब हम यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले इसका स्केल सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्केल सेट कर लेते हैं, ठीक है। स्केल का मतलब ये है कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि यार कभी भी किसी चीज को मेजर करना हो तो डिफरेंट टाइप की सूरत हाल हो सकती है, ठीक है जी। कहता है अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है इक्वल हो टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों में बराबर बराबर तब्दीली आए, दोनों में बराबर बराबर तब्दीली आए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। लिखने से शायद आपको ज्यादा याद हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? कहते हैं बच्चों को लिखाओ ना, तो बच्चों को याद क्या हो जाता है, ज्यादा। और अगर ना लिखाओ तो बस फिर बच्चे गए, और क्या। क्योंकि सारे बच्चे किसके बच्चे हैं? हाँ, इंसान के बच्चे, इंसान के बच्चे। ये भी कितना जीनियस आदमी है, उसको पता है कि ये इंसान के बच्चे हैं। ये भी रोज चेक करके आता है कि मेरी धुन तो नहीं निकले। क्या हाल है बच्चों? असल में ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये डार्विन ने नजरिया खराब कर दिया। क्या हाल है बच्चों? और ये हिंदुओं ने हनुमान की जो मूवियां बनाई उससे काम और खराब हुआ। डार्विन को तकवीयत मिली है। अच्छा बच्चों, उससे हमारे बच्चों के नजरियात खराब हो गए हैं बच्चों। अच्छा जी, अब कहते हैं ए चेंज इन प्राइस, ए चेंज इन प्राइस brings an brings an equal change in demand। क्या मतलब? प्राइस में वो चेंज जो इक्वल चेंज लाता है, किसमें? डिमांड। कैसे बच्चों? फर्ज करें कि कीमत चेंज हुई है 10, कितनी चेंज हुई है? 10, और डिमांड भी चेंज हुई है 10, दोनों में 10 10 का चेंज आया। तो 10/10 क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 10/10 का आंसर क्या होगा? एक। इसको हम कहेंगे यूनिटी इलास्टिक। इसको क्या कहेंगे? यूनिटी इलास्टिक। इस केस की निशानी ये होगी, डायग्राम में इसकी निशानी ये होगी कि जब आप डायग्राम इसका देखोगे ना, तो ना तो डिमांड कर्व स्टीप होगा ना फ्लैट होगा। क्या निशानी बच्चों? ना डिमांड कर्व स्टीप होगा, ना डिमांड कर्व फ्लैट होगा। यानी ये आपका डिमांड कर्व देखो, दोनों तरफ से बराबर बराबर। आपका डिमांड कर्व दोनों तरफ से बराबर है। देखिए, जितनी प्राइस में चेंज आई है उतनी ही डिमांड में चेंज आई। इधर वाला एरो और उधर वाला एरो, दोनों एरो बराबर है कि नहीं है? और आपका डिमांड कर्व ना गहरा है ना फ्लैट है। तो डिमांड कर्व इज नाइदर नाइदर स्टीपर नॉर फ्लैट। ना स्टीपर है ना फ्लैट। ये निशानी है इसकी कि जितने परसेंट चेंज फिर वर्टिकल एक्सिस पे आई है, उतने परसेंट चेंज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई है। यानी जितनी वाई एक्सिस में चेंज आई है उतनी ही एक्स एक्सिस में चेंज आई है। राइट जी? कोई मुश्किल बात? नो मुश्किल? चलो अच्छी बात है यार। अब बच्चों, एक डिमांड होती है जिसको कहते हैं इन एलास्टिक डिमांड। इन एलास्टिक डिमांड, इन एलास्टिक डिमांड में होता ये कि ए बिग चेंज इन प्राइस, बिग चेंज in price brings
a small change in demand. क्या मतलब जी? प्राइस में बड़ी चेंज भी डिमांड में छोटी तब्दीली लाती है। जैसे आप इस दफा कहें कि डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, तो आप कहते हैं इसमें 3 का चेंज है, उसमें 10 का चेंज है, तो यहाँ क्या आएगा 0.3। इससे इसका दूसरा नाम पता है क्या रख देंगे? लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी क्या मतलब? एक से कम, क्योंकि इसका जब भी न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो एक से कम आएगा। राइट जी? और इसकी निशानी ये होगी कि इसका डिमांड कब बहुत ज्यादा स्टीप होगा। इसका डिमांड कब बहुत ज्यादा स्टीप होगा। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि किसी जमाने में डबल रोटी जो है, किसी जमाने में डबल रोटी जो है वो मिलती थी सपोज 80 रुपए की। ठीक है जी? और अब बढ़ के हो गई कितनी? समझो, अब बढ़ के हो गई है कितनी की आती है आजकल? बच्चों आजकल आती है फर्ज करें 150 रुपए की। ये बनेगा ना? तो देखिए डबल रोटी की डिमांड में कमी आई है, लेकिन तकरीबन नहीं आई, ना होने के बराबर। अगर 500 डबल रोटियां स्टोर पे बिक रही थी तो ज्यादा से ज्यादा 580 हो गई हैं। 500, यानी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर भी डबल रोटी को ज्यादा कम नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, महंगी भी हो जाए तो क्या घर वाले कहेंगे एक स्लाइस खाया करो 2 की बजाय? क्या हाल है बच्चों? नहीं कर सकते ना? क्यों भाई, ऐसे ही है? क्यों नहीं कर सकते? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। कैसे कोई कह दे कि यार इसको आप इतना इस्तेमाल ना करो? क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई? इसलिए प्राइस में बड़ा चेंज डिमांड में थोड़ा सा चेंज लाएगा। हाँ, ये 20 एक डबल रोटियां जो कम हुई वो भी कैसे हुई होंगी? पहले साइड वाले जो होंगे ना स्लाइस, वो दूध में भिगो के बिल्ली को खिलाते होंगे, अब वो भी आपको खिलाते होंगे। और जो सूख जाते थे उनको भूसी टुकड़ा में फेंक देते थे, आप क्या करते हैं? पानी लगा के कहते हैं ठीक है बेहतरीन नरम मजा आ गया। इस तरह करके आपको खिला देंगे। राइट जी? मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई। तो ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं फिर ये जो इनइलास्टिक डिमांड होती है, ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है। ठीक है बच्चों? जरूरियात जिंदगी होती है, इसलिए कीमत बढ़ाने पे भी बेचारों को खरीदनी पड़ती है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब आ जाए क्या बच्चों? इलास्टिक। इलास्टिक वो चीजें होती हैं जिसमें ए स्मॉल चेंज इन प्राइस brings a big change in demand. जी बच्चों, एक छोटा सा चेंज लाएंगे किसमें? प्राइस में। और डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगा। क्या हाल है? क्यों जी? मिसाल ले लेते हैं एलसीडी की। हम एक दिन खड़े थे उधर अपना बेडन रोड में, तो क्या देखते हैं कि एलसीडी बिक रही। फिर दूसरी जगह जाते हैं, उससे भी ज्यादा बिक रही। हम कहते हैं यार ये क्या चक्कर हो? कहते हैं यार पहले थी 25,000 की, अब कर दिए 24,500 की, लेकिन सेल चली गई है 100 से 150 पे।
यार ये क्या बात हुई, सिर्फ 500 रुपये कमी पे इतनी ज्यादा। कहते जब बढ़ती है तब भी ऐसे होता है कि अगर फर्ज करो 24,500 से 25,000 हो गई ना, तो एकदम से भाई इतनी डिमांड में कमी आ जाएगी। और डिमांड का कैसा बनेगा, बताओ बताओ बताओ। फ्लैट, ये ए ये बी। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, इंसान के पास पैसे हैं तो सबसे पहले क्या चीज खरीदेगा? नेसेसिटीज खरीदे, फिर खरीदेगा कंफर्ट्स, वॉशिंग मशीन वगैरह जिससे काम जल्दी हो, और फिर खरीदेगा लग्जरीज। तो लग्जरीज की बारी कब आती है? एंड पे जाके। अगर पैसे ज्यादा है तो नेसेसिटी से कंफर्ट तक जाएगा, कंफर्ट पे जाके खत्म हो जाएगा। क्या हाल है? क्यों भाई, ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह ना करे जब पैसों में कमी आएगी तो कीमत के बढ़ने से क्या होता है, पैसों में कमी आती है ना। क्यों? आपने पढ़ा तो था कीमत के बढ़ने से इनकम कम होती है, परचेसिंग पावर कम होती है। ये तो रियल इनकम इफेक्ट था। तो फर्ज करें कीमत बढ़ी है तो क्या करेगा, कौन सी इसको कुर्बान करेगा? नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट्स नहीं, सबसे पहले क्या कुर्बान करेगा? क्योंकि उसके बाद गुजारा हो सकता है। इसलिए 500 रुपया महंगा होने में बाद लोगों की रीच से थोड़ी बाहर हो सका, छोड़ दो, पुराना टीवी जिंदाबाद। क्या हाल है? वो भाई जियो सुन रहे ना, खबरें सुनी। हाँ वही यानी। क्या हाल है? पीटीआई वाले बोल का सुनेंगे और नून लीग वाले जियो सुनेंगे। जियो है नून लीग का, उनका कौन सा है? ए आर वाई नून लीग का है और पीटीआई का। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हमारी फील्ड में असल में ये पार्टियां ज्वाइन करने का नुकसान क्या होता है फेसबुक पर? सीए में अगर आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें करेंगे ना फेसबुक पे, पोस्टें भी लगाएंगे ये वो, तो फिर आप मल्टीनेशनल को भूल जाओ, वो नहीं आपको रखेंगे। ये नहीं कि मल्टीनेशनल नून लीग की तरफ होती है, वो जज्बाती आदमी को नहीं रखती, क्योंकि उसका एनालिसिस बड़ा पुअर होता है। जज्बाती आदमी का एनालिसिस पुअर होता है, नहीं रखती। और अगर आप किसी अच्छे मुल्क का वीजा मांग रहे हैं, जैसे बरतानिया या अमेरिका या जर्मनी, वो भी नहीं देते। वो कहते हैं ये इमोशनल है, जज्बाती है, पागल है। ठीक है, कल को सियासी वर्कर बन के हमारे यहाँ के पॉलिटिकल असाइलम ले लेगा। ठीक है, वो भी वीजा नहीं देते। और मल्टीनेशनल क्यों नहीं रखती? क्या आज सियासत कर रहा है मुल्क की, कल आएगा लेबर यूनियन के साथ मिल जाएगा, हमारे अंदर आके सियासतें करेगा और काम नहीं करेगा, तंग करेगा। ये बंदा एटीट्यूड है, तो उस बंदे को एक्सेप्ट। इसलिए प्लीज अपने अपने फ्यूचर को तबाह ना करें। पॉलिटिकल पोस्ट आपने लगानी ही नहीं है। ठीक है, हाँ ज्यादा से ज्यादा सियासत क्या करेंगे? इलेक्शन होगा वोट डालेंगे, बस। इलेक्शन होगा बस, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। अपना अपना फ्यूचर को खराब कर, क्यों जी? है कि नहीं? देखिए ना, इमरान खान ने अपने बच्चों का फ्यूचर खराब किया है? नहीं, उसने कहा रखे हुए? लंदन में है। और नवाज शरीफ ने बच्चे कहाँ रखे हुए? हाँ देखो क्या बात है ना, आज पता लगा दोनों एक जैसी। अच्छा, अपने मुंह से मान गए कि उसने बच्चे कहाँ रखे? लंदन में। साथ ही में तो उसने कहा रखे, उसने भी लंदन में। तो अपने बच्चों का फ्यूचर वो खराब नहीं करते, तो हम अपने बच्चों को ही क्यों करें? हम भी अपने बच्चों को सियासत से निकाल के बाहर कर देते। क्या हाल है? नहीं तो उसका बेटा भी तो 18 साल का हो गया ना, बुला ले पाकिस्तान में। क्या हाल है? वे नहीं, हालात ठीक नहीं, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तो 9 मई वाले बेचारों का क्या कसूर है? नहीं बच्चों, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। क्या वो उसके बच्चे बड़ी प्यारी गालियां निकालते हैं अंग्रेजी में, इमरान खान की। क्या हाल है? गंदी गंदी। अच्छा, अंग्रेजी में निकालते हैं, अंग्रेजी में गालियां होती है ना। हर पंजाबी में तो सुर के साथ निकालते हैं ना। क्या हाल है? और अंग्रेजी में और पता नहीं यार क्या करते होंगे, वल्लाह आलम, हमें क्या लगे, क्यों जी? वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? और भाई मुश्किल तो नहीं लगी कोई?
तो ये क्या चीज है, ये लग्जरी होगी ना, फिर तो आप समझिए लग्जरी की डिमांड क्या होती है। ठीक है। अच्छा, और एक बात और है, अगर मैं कहूं कि इसका जो चेंज आया है प्राइस में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड आया है 17 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया है 10, तो क्या आएगा, एक से ज्यादा जवाब आ जाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए, मोर देन यूनिटी। ऐसे ही है बच्चों, सही है जी। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, मोर देन यूनिटी। तो जहां दोनों बराबर है वहां क्या है, यूनिटी इलास्टिक। ये हमारा तराजू है जहां पे आगे कांटा रुक जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, इन इलास्टिक में क्या होता है बच्चों, और लेस देन, यानी कि कीमत में ज्यादा चेंज और प्राइस में थोड़ा, इसीलिए तो इन इलास्टिक कह रहे हैं। और इलास्टिक में क्या होता है, कीमत में प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में ज्यादा, इसलिए हम कहते हैं इसको मोर देन यूनिटी। और इन इलास्टिक को क्या कहते हैं, राइट होगी बात, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई चीज मुश्किल। तो अब आगे चल के हमने इसे मैयर भी करना है। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आती है, क्यों भाई। तो ऐसा करते हैं, इस बात पे दोबारा बात करते हैं अपने अगले लेक्चर में। कल टेस्ट ले लेते हैं, मंडे को दोबारा ये बात